Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani. I welcome you from bottom of my heart from my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I have came with one of the most interesting topic, that is plasmid, one kind of a cloning vector that's called plasmid. तो सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड कौन सी कैटेगरी में आता है मैं आपको वो बताता हूँ. प्लाज्मिड इज क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, अब आप ये दोनों चीजों को पहले समझ लीजिए. वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है. क्लोनिंग का मतलब कॉपी करना. मान लो हमारे पास एक जीन्स है, तो अगर हमें उस जीन्स की मल्टीपल कॉपी बनानी है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अगर प्लाज्मिड में अगर हमें जीन्स की कॉपी बढ़ानी है तो हम प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं. सो प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर. अब वेक्टर का मतलब क्या होता है. वी नो दैट सपोज one person is suffering from malaria and if mosquito bites to that person for the purpose of blood meal, तो उस मस्कीटो के अंदर भी मलेरिया पैरासाइट उस पेशेंट के मस्कीटो में आ जाएंगे. अगर इसी मस्कीटो ने दूसरे कोई ह्यूमन बीइंग को बाइट किया तो फाइनली उस ह्यूमन बीइंग को भी मलेरिया हो जाएगा. तो मस्कीटो का रोल क्या था इन दोनों ह्यूमन के बीच में, पेशेंट और हेल्दी ह्यूमन बीइंग के बीच में. सो मस्कीटो वाज एक्टिंग एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग पैरासाइट फ्रॉम पेशेंट बॉडी टू द हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करने वाला. तो हमने क्या यूज किया हुआ है एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज किया हुआ है. तो प्लाज्मिड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. क्या ट्रांसफर करेगा, जीन्स को ट्रांसफर करेगा. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. वी आर यूजिंग प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर. Cloning means to make a multiple copy of a genes. You can say copy of a genes is called cloning. You can make a 2 genes from one. You can make a 4 gene, 8 gene, 1000 gene, 1 lakh gene, doesn't matter. But here we are using a plasmid for multiplying the number of genes, for copying the genes. This is called cloning vector. What is vector? Vector is nothing but the transferer. Like if mosquito bites to the patient of malaria and then same mosquito bites to the healthy person also suffer from malaria. So what was the role of mosquito? Mosquito act as a vector, or you can say courier, or you can say transferer from one person to another person. So simply we are using a plasmid for transferring genes from one organism to another organism. That's why we have given the concept plasmid as a cloning vector. तो अब हम देखते हैं प्लाज्मिड होता क्या है. ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले. प्लाज्मिड is small circular extra chromosomal dsDNA, double stranded we must say like that, double stranded DNA which is automatic replicable. This is called plasmid. अब मैं आपको प्लाज्मिड की डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. जस्ट कंसीडर दैट इट इज द E. coli bacteria. Yes, it is E. coli bacteria. Now what we are saying, plasmid is a small and it is a circular and it is extra chromosomal DNA. So this is the you can say DNA of bacteria. This is DNA of bacteria, and now we are drawing plasmid because we want to show it is extra chromosomal double stranded DNA. So here we goes. This is cloning vector. This is plasmid. See, now definition again. Plasmid is a small. Is it small? Yes, it is small. It is a small and circular extra chromosomal. What is extra chromosomal?
बैक्टीरिया आर हैविंग देयर ओन पर्सनल डीएनए। एक्चुअली बैक्टीरिया का डीएनए भी इस प्रकार नहीं होता है, बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो अगर आप इसे 6-7 बार अगर ऐसे ड्रॉ करें तो सर्कुलर डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब बैक्टीरिया के पास खुद का डीएनए है ही, ये उनका प्लाज्मिड उनका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। और ये कैसा है, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड भी कैसा है, ये है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एंड इट इज ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल। ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल मतलब जैसे हमें पता है कि डीएनए को डबल करने के लिए, कॉपी करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस की जाती है। और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 to 6 स्टेप्स होते हैं। और इन 6 स्टेप्स करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन में काफ़ी सारी एटीपी एनर्जी यूज होती है। लेकिन ये तो ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल है, मतलब प्लाज्मिड को एक में से 2 बनने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि अगर आप अपनी कोई इंटरेस्टेड जीन प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हो और प्लाज्मिड अगर एक में से 2 बनते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जीन्स भी एक में से 2 बन जाएगी। प्लाज्मिड अगर 16 बनते हैं, 32 बनते हैं, 100 बन जाते हैं, तो जितने प्लाज्मिड बनेंगे उतनी आपकी इंटरेस्टेड जीन भी मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो जीन्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसके लिए हमने क्या कहा है, प्लाज्मिड को एज अ क्लोनिंग वेक्टर कहा है, ठीक है। हमने प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहा है, क्योंकि ये जीन्स की कॉपी क्लोन कर रहा है, उनके नंबर्स को बढ़ा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पास प्लाज्मिड, ये है हमारे पास प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल डीएनए। और हमारे पास एक जीन्स है, ये वाली, ठीक है। हमने ये वाली जीन्स को कट किया यहाँ से, तो हमें ये वाली जीन्स यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लाज्मिड को कट करेंगे यहाँ से, और प्लाज्मिड को कट करने के बाद ये वाली जीन्स हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। हमें पता है, हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रखी हुई है कि प्लाज्मिड को कट कैसे करते हैं। प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए, तो डीएनए को कट कैसे करेंगे, बाय यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड, हमने ये जीन्स प्लाज्मिड में यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। अब प्लाज्मिड और जीन्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, यस, दिस वाज कॉल्ड इंटरेस्टेड जीन। हम जिस जीन्स में इंटरेस्टेड है हम उसे कहेंगे इंटरेस्टेड जीन। और प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है वेक्टर। तो हमें पता है इंटरेस्टेड जीन एंड वेक्टर इज इक्वल टू आर। आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट, आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट। हम जो देखते हैं ना आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर आप एक डीएनए का पोर्शन और दूसरा प्लाज्मिड का पोर्शन, अभी ये डीएनए पोर्शन कौन सा है, ये जीन्स, और हमने क्या यूज किया हुआ है, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। तो अगर आप इंटरेस्टेड जीन और प्लाज्मिड एज अ वेक्टर इन दोनों को फ्यूज कर देते हो, ज्वाइंट कर देते हो, तो क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। अगर इस रिकॉम्बिनेंट को अगर आप कोई होस्ट के अंदर, लाइक इकोला बैक्टीरिया, कोई होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, तो ये इकोला बैक्टीरिया जितने बढ़ेंगे, जैसे हमें पता है इकोला बैक्टीरिया 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 10⁶ मतलब 10 लाख बन जाते हैं। अगर इकोला बैक्टीरिया 10 लाख बन जाए, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये है इकोला बैक्टीरिया, ये है उनका खुद का पर्सनल डीएनए, और हमने अभी इकोला बैक्टीरिया में ये वाला रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर किया, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट के अंदर हमारी इंटरेस्टेड जीन्स भी है, ये देखिए इंटरेस्टेड जीन। तो अब ये इकोला बैक्टीरिया बाइनरी फिजन, एक में से 2 होंगे, 2 में से 4 होंगे, 4 में से 8, 16, 32, 64 ऐसे होते ही जाएंगे। यस, 1 into 2, 4, 8, 16, यू कैन से 16, 32, 64, 128 ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। और ऑलमोस्ट आफ्टर 24 आवर दे विल अराउंड 10⁶ 10 लाख बैक्टीरिया बन जाएंगे। अगर बैक्टीरिया 10 लाख होंगे तो प्लाज्मिड कितने होंगे, ऑब्वियसली 10 लाख होंगे। और हमारी जीन्स जो हमने एक ट्रांसफर की थी वो कितनी हो जाएगी, 10 लाख जीन्स हो जाएगी, ठीक है। तो जीन्स का नंबर इस प्रकार से बढ़ाया जाता है बाय यूजिंग प्लाज्मिड। तो अब आपको समझ गया होगा तो प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरली प्लाज्मिड के टाइप्स कितने होते हैं। Plasmid was discovered by Joshua Lederberg 1952 में जोशुआ लीडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी और इन्होंने कहा था कि प्लाज्मिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल है, मतलब इसे रेप्लिकेशन होने के लिए कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं, इससे रेप्लिकेशन होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट होगा। अगर ये खुद ब खुद रेप्लिकेट होगा तो हमारे लिए सबसे आइडियल वेक्टर है, ये सल्यूटेबल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसे रेप्लिकेट होने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। So basically plasmids fall under several categories. I'll tell you one by one. Like first one, cold plasmid. R plasmid, TR plasmid, PUC plasmid, PBR 322 plasmid. Yes, kappa particle. So all these are the name of plasmid. I'll explain you one by one in a short. Cold plasmid. Cold plasmid is a plasmid found in Escherichia coli, and that is why it is called cold plasmid. And cold plasmid produces some genes which can be used to kill other type of a bacteria. Yes, cold plasmid E. coli बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसके लिए हम ऐसे कहते हैं कोल्ड प्लाज्मिड। और ये कोल्ड प्लाज्मिड कुछ ऐसे जीन्स को एनकोड करता है जिसके थ्रू हम बाकी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कोल्ड प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड मतलब ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। अगर आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके स्टॉप कर करके लिख सकते हो, ठीक है। कोल्ड प्लाज्मिड फाउंड इन E. coli बैक्टीरिया which have some gene which can encode for killing some other type of a bacteria. R plasmid stand for drug resistant plasmid. R plasmid वो प्लाज्मिड है जिसमें एंटीबायोटिक मतलब ड्रग को, मेडिसिन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। इवन दो से ड्रग रेजिस्टेंट है, कुछ प्रकार के पॉइजन भी रेजिस्ट करते हैं। TI प्लाज्मिड क्या होते हैं? TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI का मतलब होता है, TI स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। Tumor inducing plasmid is found in one bacteria and the name of bacteria is Agrobacterium tumefaciens। एक बैक्टीरिया होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ये बैक्टीरिया जनरली एक इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं प्लांट के अंदर। इस इन्फेक्शन का नाम है क्राउन गोल्ड डिसीज। कुछ प्लांट के ऊपर आपको ट्यूमर दिखती है, तो वो ट्यूमर क्यों होती है? इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, क्योंकि इनके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जो प्लांट को ट्यूमर कोज करने में मजबूर कर देता है, वो होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अगर हमारे पास कोई एक जीन्स है जो हम प्लांट तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कौन सा प्लाज्मिड यूज करना चाहिए?
टीआई प्लाज्मिड, और अगर हम हमारी जीन्स अगर हम टीआई प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इस प्लाज्मिड को हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा और प्लांट में ट्यूमर फॉर्म होगा। जब प्लांट में ट्यूमर फॉर्म होगा क्या, तो आपको इजीली समझ जाएगा कि आपकी जीन्स प्लांट तक पहुंच गई है। TI plasmid stand for tumor inducing plasmid. It is a plasmid found in Agrobacterium tumefaciens bacteria. This bacteria have a capacity to cause some infection in the plant body. Example, crown gall disease in the plant. The indication of this disease that plant produces some tumor-like portion. This is the one good indication or marker. Suppose we wanted to transfer particular nitrogen fixing gene into the plant like a NIF gene or a cry gene into the plant for insecticidal resistant property, then we can transfer these genes into the TI plasmid. Means we can mix these genes into the TI plasmid and then TI plasmid enter into the Agrobacterium tumefaciens. When this bacteria causes infection into the plant, plant shows tumor. If plant shows tumor means bacteria has infected, and what was with the bacteria? Plasmid, and with the plasmid our interested gene was also there, so we get success like this in experiment. PUC plasmid, there are some plasmid which are given name according to where they discovered or according to whom they discovered. PUC means plasmid discovered at University of California. Plasmid discovered at University of California, that is PUC plasmid. PBr 322 means plasmid discovered by Bolivar and Rodriguez. Plasmid discovered by Bolivar and Rodriguez. 322 it may be their code one. Yes. सो जनरली प्लाज्मिड के पीछे जो कोड नंबर देते हैं वो साइंटिस्टों को खुद को परमिशन दी होती है गवर्नमेंट ने कि आप अपना कोड नंबर कुछ यूज कर सकते हो। कापा पार्टिकल इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड विच इज फाउंड इनसाइड द यीस्ट। सो ये था हमारा टॉपिक प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में हम और जानते हैं डिटेल में, तो चलिए ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में और डिटेल में जानते हैं, वो होगा PUC प्लाज्मिड, PBr 322 प्लाज्मिड। हम कौन सा भी प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हो। हमारे वीडियो हमेशा ऐसे ही आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप आज सेटिस्फाइड हो तो हमेशा हर वीडियो में सेटिस्फाइड रहोगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्लाज्मिड की तरफ। अब तक मैंने जो आपको बताया वो पूरा प्लाज्मिड के बारे में था, लेकिन अब हम जो CBSE में हमारे जो प्लाज्मिड दिया हुआ है वो है PBr 322। मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया था आपको। PBr मतलब प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय बोलिवर एंड रोड्रिग्स, and 322 it may be their lucky number, code number, whatever they have given as per their own convenience, as per their own logics. Students, I just wanted to tell you that I'm going to show you another diagram of this plasmid, because in this diagram only just short forms are given. Okay, and here we goes a full form. This a complete diagram is created by myself, and just like where there is a BAM H1, so what is the full form of this? SAL1, what is full form of this? PVU, what is the second, what is the full form of the, actually all these are the name of a bacteria in which restriction endonuclease is found. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहीं पे कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल डीएनए होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो तो उनके अंदर होता ही है, लेकिन ये उसे छोड़ के एक्स्ट्रा का होता है। ठीक है, क्या होता है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड एंड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल डीएनए। देखिए ये स्मॉल है, सर्कुलर भी है,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी होता है और ये उसको छोड़ के एक्स्ट्रा होता है, तो इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। दूसरी बात, डबल स्ट्रैंड है, तो ये देखिए इसमें दो स्ट्रैंड है, ऊपर वाला नीचे वाला, दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड। एंड सबसे यूनिक बात प्लाज्मिड की, दैट दे आर ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल। क्या होते हैं ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल? मतलब इनको प्लाज्मिड को अपना नंबर बढ़ाने में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करने में किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, इसे इसके लिए हम कहते हैं इसे ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल। सो प्लाज्मिड्स आर शोइंग automatic replicable capacity, and this capacity make them very important because they are dividing automatically without help of anyone. Okay, now I'm going to tell you full form of all these things, and when I will explain you full form of all of these things, you must note it down, because आपको एग्जाम में कभी भी किसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और सीबीएसई में हमें किसी का फुल फॉर्म भी नहीं बताया। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप वो चीज देख लीजिए। हम प्लाज्मिड को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? यस, हम प्लाज्मिड को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, या तो एज अ कहो आप वेक्टर। तो मैंने मैंने आप थोड़ी देर पहले जैसे आपको प्लाज्मिड पढ़ाया व्हाइट बोर्ड पे, तो वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये देखिए ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड है। ठीक है, मान लो हमने ये इकोला बैक्टीरिया में से निकाला और हमें एक इंटरेस्टेड जीन डीएनए में से यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, तो हम वो जीन्स कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स, मतलब ये PST1 है, PU1 है, PU सेकंड है, साल 1 है, बाम 1 है, हाइंड थर्ड है, क्ला 1 है, इको R1 है। तो ये सब है ना बैक्टीरिया के नाम है। ये देखिए, हाइंड थर्ड मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। ठीक है, इको R1 इस्चर्शिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। पीवू मतलब होता है प्रोटियस वुल्गेरिस 1, प्रोटियस वुल्गेरिस 2। तो ऐसे ये सबके इनके भी नाम है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है, जस्ट इमेजिन करो कि हमें एक स्पेसिफिक इंटरेस्टेड जीन इसके अंदर ट्रांसफर करनी है। क्लियरली समझ लीजिए स्टूडेंट्स, नहीं तो आगे चल के काफी दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, आप याद कीजिए मैंने आपको ओवरव्यू पढ़ाया हुआ था बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें क्या था, हमने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा, एक ह्यूमन डीएनए लगेगा। फिर ह्यूमन डीएनए में से हम इंसुलिन की जीन सर्च करेंगे और वो जीन्स को हम कट करेंगे, और कट करने के बाद कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वेक्टर में। तो एक्चुअली वो जीन्स हमें कहाँ पे प्लेस करनी है, वो डिपेंड करता है उस एंजाइम्स के ऊपर। मान लो अगर आपको यहाँ पे प्लेस करनी है वो जीन्स जो आपने इंसुलिन की कट की, तो आपको इस जगह को कौन से एंजाइम से कट करना पड़ेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। मान लो अगर आपको वो जीन्स इस जगह पे प्लेस करनी है, तो आपको कौन सी एंजाइम से कट करना पड़ेगा, ई कोलाई मतलब इस्चर्शिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। मान लो अगर आपको वो जीन्स यहाँ पे प्लेस करनी है, तो आपको किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, प्रोटियस वुल्गेरिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। तो ये सब बैक्टीरिया के नाम है और इसके अंदर जो एंजाइम मिलती है उनके नाम है एक्चुअली। ठीक है, what I'm trying to say, just see, this is the plasmid, and suppose you wanted to transfer a particular genes from donor into plasmid, so what you can do, just for example we are interested to produce a human insulin, and for the production of human insulin just take a donor DNA, and after taking a donor DNA what you have to do, you have to screen the genes in which we are interested, and our interest is in human insulin gene. So after finding the human insulin gene, cut that segment, and after cutting that segment, place that segment into this area. Now suppose if you place these genes here, so you have to cut this area with the help of which enzyme, restriction endonuclease. But restriction endonuclease of which bacteria, Haemophilus influenzae bacteria. And if you place the interested gene in this area, then you have to use a restriction endonuclease of which bacteria, Escherichia coli restriction endonuclease 1. So depending on which area you are selecting for transferring genes, it's called means at that time you have to select the particular bacteria. Now eco R1
CLA1, Hind third, BAM first, SAL1, PU second, PST1 एंड PU1। मैं इन सब के फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, आप ये चीजें याद रख लीजिए। PBR 322 प्लाज्मेट का नाम है। AMPR TETR, R का मतलब होता है रेजिस्टेंट, अगर यहाँ पे S होता तो S का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव। अभी ये भी चीजें समझ लीजिए। ये जो प्लाज्मेट है इसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। आपको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता दूं, मान लो अगर आपको कोई फीवर है या तो कोई आपको इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो डॉक्टर जनरली इंजेक्शंस देते हैं। तो ये दो इंजेक्शंस के नाम है, ठीक है। ये एक इंजेक्शन का नाम है देखिए एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन AMP मतलब एम्फिसिलिन, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंट और टेट का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंट। मतलब इस प्लाज्मिड के अंदर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है और इस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को भी टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। अभी ये हम क्यों यूज करते हैं उसका मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। मान लो आपने एक इंटरेस्टेड जीन यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। फिर आप इंटरेस्टेड जीन आपने यहाँ पे ऐड कर दी और किस में ऐड कर दिया आपने, वेक्टर में। तो वेक्टर प्लस इंटरेस्टेड जीन क्या बन जाता है, ये बन जाता है आर मतलब रिकॉम्बिनेंट। और इस रिकॉम्बिनेंट को आप ट्रांसफर करोगे सपोज ई कोला बैक्टीरिया में, तो ई कोला बैक्टीरिया एक में से दो, दो में से चार, चार में से 8 होंगे। अभी ये बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये जानना है कि बैक्टीरिया के अंदर आपकी जीन्स और ये प्लाज्मिड पहुंचा है या नहीं। तो आप क्या करोगे, उस बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में एक फ्लास्क के अंदर ग्रो करोगे। एक सिंपली लॉजिक कर लीजिए, एक फ्लास्क लीजिए और इस फ्लास्क में इकोला बैक्टीरिया को ग्रो कीजिए जिसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, ये वाला रिकॉम्बिनेंट डाला हुआ है। फिर अगर उस फ्लास्क में हम एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डालते हैं और वो बैक्टीरिया अगर मर जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं है। अगर पहुंचा होता तो इस प्लाज्मिड के अंदर क्या कैपेसिटी होती, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट मतलब एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक को टॉलरेट करने की ताकत होती है उसमें। और आप ये भी कर सकते हो, उस बैक्टीरिया को एक फ्लास्क में लीजिए और जैसे आपने एम्फिसिलिन लिया हुआ था वैसे ही आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल के देख लीजिए। अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया मर जाता है तो मतलब ये प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं। लेकिन अगर आप एम्फिसिलिन डालते हो, टेट्रासाइक्लिन डालते हो, लेकिन फिर भी अगर बैक्टीरिया जिंदा है तो इसका मतलब हो ये है कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBR 322, जिसके अंदर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक के सामने लड़ने की ताकत है। और अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया तो हमने जो इंटरेस्टेड जीन यहाँ पे रखी हुई थी वो भी पहुंच गई होगी। और हमें पता है कि प्लाज्मिड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल होते हैं, तो मतलब प्लाज्मिड अगर एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16, 32, 64 ऐसे अगर हो ही बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर प्लाज्मिड बढ़ रहे हैं तो उनके साथ हमारी क्या बढ़ रही है, हमारी जीन्स भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ये इंडिकेटर मॉलिक्यूल है। क्या इंडिकेट करते हैं, हमारा प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीजें हमें बताते हैं। फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, एम्फिसिलिन, this AMP stand for ampicillin and R stand for resistant, TET stand for tetracycline and R stand for resistant. What are this? Ampicillin resistant means this plasmid have a capacity to be live in presence of ampicillin antibiotic, whereas this plasmid also have a capacity to present be live in presence of tetracycline antibiotic. मतलब ampicillin and tetracycline both antibiotic cannot damage the structure of this plasmid, and if this plasmid is found in particular bacteria, that bacteria cannot be killed by giving ampicillin and tetracycline antibiotic. मैं आपको और एक आसान एग्जांपल देता हूँ।
मान लो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्लाज्मिड रेजिस्टेंट प्लाज्मिड अगर एक बैक्टीरिया में है और वो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन करता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 100 बार भी एंटीबायोटिक दे देगा ना, फिर भी हम ट्रीट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट पावर रखता है ये बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को हम मार नहीं सकेंगे। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा जिसका मैंने आंसर एक बार दे भी दिया हुआ है कि इस प्लाज्मिड को यूज करके क्या फायदा। देखिए, प्लाज्मिड ऑटोमेटिक रेप्लिकेबल है, मतलब खुद ब खुद मल्टीप्लाई होगा, तो ये अच्छी बात है। प्लाज्मिड अगर एक में से 100 हो रहे हैं, 100 में से 500 हो रहे हैं, तो हमारी जीन्स भी मल्टीप्लाई होगी, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन प्लाज्मिड वो बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा है या नहीं, वो चीज इंडिकेशन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इन दो चीजों की, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब चलते हैं सब फुल फॉर्म की तरफ। ठीक है, ये देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, अब इनके हम फुल फॉर्म देखते हैं, यहाँ से ऊपर से देखते हैं। हम देख रहे हैं ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। वी आर डिस्कसिंग ई कोलाई मीन्स you can say plasmid of E. coli cloning vector. This is useful for cloning, means increasing number of gene, that's why called cloning vector. It's a PBR 322, means P means plasmid, B means discovered by Bolivar and Rodriguez, and 322 I told you it may be their number whatever they have selected. Next, see this one. Here we go, PBR 322. This AMP stand for ampicillin resistant and TET stand for tetracycline resistant. Means this plasmid have a capacity to tolerate in presence of ampicillin and tetracycline antibiotic. अभी आप सबसे पहले ऊपर से देखिए, hind third means restriction endonuclease enzyme of Haemophilus influenzae. H means Haemophilus, IND means influenzae, restriction endonuclease how much type, third type. CLA1, C Caryophanon, LA latum, restriction endonuclease type 1. EcoR1 is Escherichia stand for E, and CO stand for coli, and R stand for strain, and 1 stand for restriction endonuclease 1. What is a PWU1? P stand for Proteus, VU stand for vulgaricus, or you can say vulgaris, and 1 means restriction endonuclease 1. Here also PWU second means Proteus vulgaris second, here Proteus vulgaris 1. PST1 means P stand for Providentia, ST stand for Stuarti, and 1 number means restriction endonuclease 1. We have understood this ampicillin resistant gene. ORI means origin of replication. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक साइट होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट मैंने आपको बताई थी। तो जब भी हम प्लाज्मिड में कोई भी जीन्स ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद यहाँ से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ORI साइट मतलब ये एक्टिव होगा, तो एक्टिव होने के बाद क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप रोप का फुल फॉर्म देख लीजिए। रोप मीन्स restrictor, you can say restrictor of plasmid copy number. अभी ये देखिए, साल मीन्स streptomyces, S means streptomyces, AL means albus restriction site. ओके गाइस, ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्टर कॉपी ऑफ प्लाज्मिड। अब ये नंबर क्या होता है, प्लाज्मिड के जितने नंबर बढ़ते जाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड कॉपी नंबर, या तो आप उन्हें कहो रेस्ट्रिक्टर कॉपी प्लाज्मिड नंबर। ओके, हो गए सब। बाम H1, बाम मीन्स बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मिड के बारे में। जिनको प्लाज्मिड समझने में दिक्कत हो रही है,
ये मेरा वीडियो सुनो, आपको क्लियरली समझ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लाज्मिड के बारे में पूरा समझा दिया, और ये वाला हिस्सा था प्लाज्मिड का सीबीएसई का जो स्ट्रक्चर है वो वाला। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई कुछ चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए मुझे कमेंट करके। आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि ये वाली डायग्राम काफ़ी अच्छी, अरे डायग्राम अच्छी है लेकिन इन सभी के फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे? और इन सभी के फुल फॉर्म आप गूगल में ढूंढोगे तो ही पता चलेगा। सीबीएसई में इनके फुल फॉर्म एक दो के ही दिए हुए हैं, ठीक है, सब बाकी सबके नहीं दिए हुए हैं। तो आपको फुल फॉर्म देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।